वाज टॉकिंग अबाउट कि आर्टिकल 19 सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, इसका आर्टिकल 21 सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, बट आप देखोगे 17 वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो देयर इज अ वन एक्ट, सॉरी, इसके लिए आर्टिकल 17 के लिए सिविल राइट्स एक्ट कहा जाता है. ठीक है, तो ये क्लॉज ध्यान में रखेंगे एग्जाम हॉल में कि कुछ हमारे पास ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिनके लिए सेपरेट लॉ की जरूरत पड़ती है, दैट इज आर्टिकल 17. ठीक है, सो मतलब इसके 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के. एक तो ये पूछ सकता है कि इसके प्रैक्टिस टर्म को इस्तेमाल किया है, द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शेल बी एन ऑफेंस. तो ऑफेंस क्या है इस आर्टिकल में? ऑफेंस क्या है? एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. लॉ में तो दिया हुआ है, लॉ जब पढ़ोगे, आप लोगों को पढ़ना नहीं है उतना डिटेल में, मेंस में थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे गारलैंडिंग ऑफ चप्पल्स. ठीक है, चप्पलों की माला पहना देना, मूछें आधी कटवा देना, सिर मुंडवा देना, कपड़े उतार देना, न्यूड पोजीशन में घुमाना, लाइक दैट एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें उनके रेस्पेक्ट के अगेंस्ट हैं, उनकी सोसाइटी के अगेंस्ट हैं. So in that sense, abolition of untouchability works there. ध्यान रखेंगे, this belongs to Indian society. Obviously ये हमने कहीं बाहर से नहीं लिया है. Okay? एक होता है ना कि हमने क्या बाहर से लिया है, तो उस सेंस में आप देखोगे ये हमारे देश का अपना नेचर है, हमारे अपने सोसाइटी के नेचर से निकला हुआ है, बाहर से हम लेकर नहीं आए. एंड पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. तो लॉ जब बोल ही दिया है तो लॉ बनाया ही जाएगा और बना भी है. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 18 में चलते हैं. आर्टिकल 18 बेसिकली अवार्ड्स के बारे में हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, और सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी, तो जब इक्वालिटी का पार्ट है तो आप देखोगे इक्वल किस में हमें कोई सेपरेट डेजिग्नेशन नहीं चाहिए. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग एन इंडियन, वी ऑल आर इक्वल. ठीक है, सो इसमें इंडियननेस ज्यादा है, ध्यान रखिएगा. नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शेल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट. सो नो टाइटल, बिकॉज ब्रिटिश जमाने में ये टाइटल चला करते थे, है ना, राजा महाराज, है ना, या पेशवा, इस तरह से जितने भी टाइटल्स थे, बिकॉज वो उन्होंने दो लोगों के बीच डिफरेंस करने के लिए दिया था, इसलिए हमने उसको अबॉलिश कर दिया. सीधे इसमें क्लॉज क्या है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any title from any foreign state. तो एनी टाइटल तो नहीं है, कुछ टाइटल्स हैं जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट यहाँ एनी टाइटल लिखकर हमें मना कर दिया है. जैसे फॉरेन कंट्रीज में आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, वहाँ के सिटीजनशिप का अवार्ड मिल रहा है, या वहाँ बेस्ट सिटीजन या बेस्ट पर्सन, इस तरह से कोई अवार्ड मिल रहा है, सो वो कंट्री स्पेसिफिक इसलिए प्रॉब्लम है. खासकर पाकिस्तान जैसे देश के साथ हमें प्रॉब्लम है, वो हमारे किसी सिटीजन को इस तरह से अनाउंस करके हमारे देश में डिसइंटीग्रेशन पैदा कर सकता है, इसीलिए भी हमने रोका. अब मान लो कोई जर्मनी या फ्रांस है, वो हमारे देश में जैसे लता मंगेशकर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, इन सबको वो अवार्ड दे चुके हैं. उन अवार्ड्स को इस कैटेगरी में माना तो जाता है, बट दे नीड सर्टेन काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये दो जगह से वो परमिशन लेते हैं. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit. ध्यान रखिएगा, यहां पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, सो आर्टिकल 18 को भी अलग से मेंशन कर लें. ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. सो कंसेंट यहां पर बोल दिया. ठीक है, तो कंसेंट किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का चाहिए. क्लियर है? सो यहां पर प्रेसिडेंट का नाम है, मिनिस्ट्री का नाम नहीं है. मैंने प्रैक्टिकली बताया कि मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है. आफ्टर ऑल इट इज कंसिडर्ड एज प्रेसिडेंट, राइट? लेटर उन्हीं के नाम पर जारी होता है. नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, ये किसके बारे में बात हो रही है? जो खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना. नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of the president accept any present emoluments or office of any kind from or under any foreign state.
सो ओवरऑल परमिशन हमें चाहिए, परमिशन से हम ले सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स हमने लिए हैं, बाकी टाइटल कुछ लगाएंगे नहीं। इस पर एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जब पूछा गया कि व्हाट इज ऑल अबाउट भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स। सो वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ पद्मा अवार्ड्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज ये हमारे देश में किसके लिए अवार्ड मिलता है, ये भारत रत्न, भारत रत्न ब्रेवरी के लिए, पद्मा अवार्ड्स एंड भारत रत्न फॉर दी सोसाइटी। ओके, देश के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए दिया जाता है वो, ठीक है। सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो सिविलियन कैटेगरी कोई अलग से मेंशन नहीं किया है, बट इन जनरल हमने माना है कि सिविलियन मीन्स एनी काइंड ऑफ सिविलियन। सचिन तेंदुलकर को दिया, सो कैटेगराइजेशन नहीं है अवार्ड का, बट येस अब उनको सिविलियन कैसे माने भाई, कोई भी हमारा सिटीजन पहले है तो सिविलियन हो गया बाय डिफॉल्ट। आफ्टर दैट ही वाज अ प्लेयर, तो ठीक है प्लेयर हैं तो क्या हुआ, सिविलियन तो हैं, नागरिक तो हैं इस देश के, काम भी किया है, सोसाइटी को एंटरटेन किया है, देश का नाम रोशन किया है, तो सचिन तेंदुलकर को दिया। बट ध्यान रखिएगा भारत रत्न के लिए कोई कैटेगरी एज सच मेंशन नहीं है। क्लियर है, कोई कैटेगरी एज सच मेंशन नहीं। हमने हाँ भारत रत्न की लिस्ट एक बार प्रीलिम्स के लिए आपको देखना चाहिए, जो हम आपको लिस्ट बनाकर देंगे उसमें भारत रत्न, उसमें कई बार क्या होता है, अब तो यूपीएससी ने काफी सालों से नहीं पूछा है, बट भारत रत्न के क्वेश्चंस पहले आते रहे कैटेगरी वाइज। जैसे इज देयर एनी साइंटिस्ट हु हैज बीन अवॉर्डेड भारत रत्न और नॉट, तो साइंटिस्ट को मिला है, आपको एक बार सरसरी निगाह से देखना होगा। हाँ ठीक है, तो ये अवार्ड वाले क्वेश्चन इसी नेचर के होंगे। फिर भारत रत्न देता कौन है, मिनिस्ट्री का पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई पर्टिकुलर डेट है, फिक्स है, वो हमें पता होना चाहिए। और आप देखोगे कि भारत रत्न जो है वो उसके नेचर को आप देखोगे, सो पीपल के पत्ते पर दिया जाता है, पीपल का पत्ता उसमें बना हुआ है ना, लीव्स ऑफ पीपल। सो ये आप देखोगे मतलब बेसिकली ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। पद्मश्री और जितने भी पद्मा अवार्ड्स हैं, तो पद्मा अवार्ड्स देने का तरीका बदला है, अभी कुछ बदला है, पब्लिक ओपिनियन भी लिया जा रहा है, ठीक है। और आप देखोगे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया अपने लाइफ में। पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत ही इसमें एडजस्टमेंट चलता था कि मैंने अजय देवगन का नाम भेज दिया, अजय देवगन को मिल गया, ठीक है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर चीजों को देखा जा रहा है। खैर उसके भी नॉर्म्स हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। सो ध्यान रखेंगे कि उन अवार्ड्स को इसमें कैटेगरी हम नहीं मानते हैं। नाउ राइट टू फ्रीडम, ये कैटेगरी हो गई अब हमारे पास, तो 14 to 18 हमने पढ़ लिया इसको। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब यहां पर ध्यान रखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलकर, अब यहां पर इसको बड़ा आर्टिकल माना है हमने, और इसके साथ साथ हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी रखे हैं। मेंस में जब इस क्वेश्चन को आंसर करोगे, सो विदाउट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप आंसर नहीं लिखेंगे, उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब यहां पर हुआ कि आप जो भी करना चाह रहे हैं या जो आपको परमिशन मिली है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, 3-4 लिमिटेशंस हैं। और आर्टिकल वाइज, जैसे आर्टिकल 19(1)(a), तो 19(2) में रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है इसका, ठीक है। 19(1)(b), तो इसका 19(3) में दे रखा है रेस्ट्रिक्शन, 19(1)(c), ओके, तो इसको 19(4) में रखा हुआ है। फिर आप देखोगे 19(1)(d), स्मॉल d है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे 19(1)(e) भी रख लेंगे, सो 19(5). इन दोनों का रेस्ट्रिक्शन एक साथ रखा गया है, ठीक है। ये कौन सा है, एनीबडी, एनी पर्सन कैन रिसाइड एनीवेयर, दे कैन मूव एनीवेयर, ये वाला आर्टिकल है, बात करेंगे अभी। हम मैं सिर्फ आपको ये बॉक्स बनवा रहा हूं अलग से, और 19(1)(g) आएगा क्योंकि F हमारा डिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। सो G आएगा, और G में इधर 19(6), ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस आ गए, उसके बिजनेस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये ध्यान रखिएगा मैचिंग किसका किधर है, इधर 2 है, इसके साथ 2 आर्टिकल्स हैं,
ठीक है, डी और ई एक साथ है क्योंकि दोनों का सुनने में एक जैसा लगता है, बट एक मूवमेंट है, एक रिसाइड करने वाला मैटर है। तो दो मैटर को यहां पर डील किया हमने, राइट। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स। सो आप देखोगे यहां पर सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमने बोल रखा है। तो स्पीच और एक्सप्रेशन इन दोनों में ध्यान रखिएगा, ये आउटपुट है, बोथ आर आउटपुट्स, ठीक है। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड आर्टिकल 19 से रिलेटेड फ्रीडम क्या है वहां पर, सॉरी बोलिए बोलिए। हाँ, थॉट्स एक्सप्रेशन में आगे और क्या टर्म इस्तेमाल हुआ है, लिबर्टी, यस, हाँ, वहां लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन लिखा है। तो यहां पर कहीं थॉट है क्या, थॉट मेंशन है, ठीक है, थॉट मेंशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर थॉट के लिए ना बोला, नहीं जरूरत नहीं थी, क्योंकि थॉट को लिबर्टी हमने दे दी है पहले ही प्रियम्बल में। ओके, सो दिस इज माय ओन थिंग एंड एक्सप्रेशन कैन अफेक्ट अदर्स ऑल्सो। तो साफ जाहिर है जो दूसरों को अफेक्ट करे उस पर हमने रेस्ट्रिक्शंस दिया है, क्लियर है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलेगा, आउटपुट नहीं है। ओके, इट इज एन इंटरनल प्रोसेस। सो इंटरनल प्रोसेस पर हमने फोकस कर दिया प्रियम्बल में, क्योंकि वहां रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए उसको लिबर्टी कंसीडर किया है। लिबर्टी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल, लिबर्टी का मतलब यही हुआ। सो थॉट एंड एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या किया, यहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाला है। तो थॉट हमारे आजादी के साथ है, थॉट हमारी लिबर्टी के साथ है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। ऑब्वियसली स्पीच और एक्सप्रेशन बिना थॉट के नहीं आएगा, लेकिन यहां थॉट लिख देते तो क्या होता, थॉट को भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में लाया जाता, एंड विच इज प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई और नहीं कंट्रोल कर सकता। सो गॉट इट, सो रिलेशन उसका प्रियम्बल से निकल आया। अब इसके रेस्ट्रिक्शन भी सेम टाइम पर आप देख लो 19। अब देखो यहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सबसे पहला आ गया, ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, इतनी सारी चीजें। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी आपके किसी एक्सप्रेशन से, जैसे आप इंडियन नेवी में सर्व कर चुके हो और आपने कोई बुक लिख दी सिक्रेसी पर, ठीक है, दैट कैन बी बैंड। सेकेंड थिंग, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आपके कुछ भी करने से सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ब्रीच होता है तो आपको रोका जाएगा। फ्रेंडली रिलेशन, जैसे किसी कंट्री के कंट्री हेड आए और आप उनके सामने ब्लैक वाला फ्लैग या बलून छोड़ना चाहते हैं तो वो भी एक्सप्रेशन है, भाई आपको विरोध है तो आपने कर दिया, बट वहां पर आपको रोका जा सकता है क्योंकि फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारी दोस्ती है और आपके काले झंडे दिखाए जाने से उसको डिस्टर्बेंस हो सकती है और वो हमारे साथ किसी रिलेशन को ब्रेक कर सकता है। सो एट दैट टाइम वी कैन स्टॉप यू। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि जब चाइना में ओलंपिक हो रहे थे 2008 में, सो ओलंपिक टॉर्च दैट केम टू इंडिया, और राजपथ पर जब उसको लेकर हमारे प्लेयर्स भागे तो चाइना ने बोल रखा था कि एक भी तिब्बती नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी तिब्बतन यहाँ रह रहे थे दिल्ली में, उनको पहले ही ब्लॉक कर दिया था, मंजू का टीला और ये वो सब पूरा पैक कर दिया था, बैरिकेडिंग हो गई थी। राजपथ में भी हमने दूर में बैरिकेड करके किसी को परमिट नहीं किया था, बट फिर भी 2-4 लोग घुस गए थे उस टाइम पर, तो फिर पुलिस ने उनको ब्लैंकेट वगैरह लेकर दबा दिया ताकि इंटरनेशनल मीडिया में ना जाए, क्योंकि चाइना पहले ही बोल रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त हमने इसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल किया था। ओके, नाउ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मीन्स कोई व्यवस्था आपके बोलने से, जैसे सब लोग शांति से किसी जुलूस में जा रहे हैं या भाषण सुन रहे हैं, आपके भाषण देने से अचानक वो लोग अफरा तफरी मच गई, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, सो दैट कैन बी ब्लॉक्ड। लेकिन नहीं, वो तो है कि किसी को उकसा देना, हाँ, भाषण से वो सेम कैटेगरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डर जाना, मतलब डर के भागने लगे तो भी हो गया। जैसे आपने कुछ बोल दिया है ना, लोग डर के भागने लगे, जरूरी नहीं उन्होंने कोई ऑफेंस किया, लेकिन भागा दौड़ से भी बहुत सारे लोग मारे गए,
तो इसीलिए दो अलग अलग है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम इलेक्शंस के दौरान कुछ बोलते हैं तो उसके लिए क्या टाइमलाइन है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वहां पर कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज वी डू हैव पॉलिटिकल व्हाट, पॉलिटिकल राइट्स। सो हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, आर्टिकल 19(1)(a) भी आएगा पॉलिटिकल राइट्स में, क्योंकि मैं बोल सकता हूं, मैं कोई लीडर है उसके सपोर्ट में हम कैनवासिंग कर सकते हैं, उसके सपोर्ट में चुनाव का प्रचार हो सकता है, ठीक है। इसलिए पॉलिटिकल राइट भी है, बट पॉलिटिकल राइट का रेस्ट्रिक्शन यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बोला गया कि आपको बेसिकली मेंटेन करना है कि कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूं जस्ट, उसको इलेक्शन कमीशन चेक करेगा, उसमें कोर्ट बाद में आती है, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन रैलीज फ्रीडम तो वहां पर भी है, बाकी दिनों में आप अपने धर्म को लेकर प्रचार कर सकते हैं। बट अब क्या होता है, इस आर्टिकल से बड़ा कुछ भी नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन हमें क्या करना होता है, हमें कुछ लॉज का भी इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ लॉ, ठीक है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक लॉ के समान है, बट ये लॉ इसको सुपर इंपोज नहीं करेगा, बिकॉज लॉ इज ऑलवेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लॉ मिलेगा हमें, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं। क्लियर है। सो आप देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पर उनको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन ये रेस्ट्रिक्शन दोनों में फर्क है। बट उसके बावजूद भी कोई एट द टाइम ऑफ इलेक्शन यदि इनमें से किसी का वायलेशन वो करता है बोलते वक्त, तो भी वो आर्टिकल 19(1)(a) में बुक होगा, ठीक है। चूंकि वो इलेक्शन का टाइम है, इसलिए वहां पर डबल उसके ऊपर बात रहती है, डबल प्रेशर रहता है। एक तो इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करो कि आपने कुछ गलत नहीं बोला है, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी सेटिस्फाई करना होता है। देन डिसेंसी और मोरालिटी, आपके एक्सप्रेशन में डिसेंसी होनी चाहिए और मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मूवी कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। या जैसे पता चला आप जानवरों को मारते हुए दिखा रहे हो मूवी में, ठीक है, तो मोरालिटी के अगेंस्ट हो गया, वो भी नहीं होना। डिसेंसी, ठीक। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये आप ध्यान रखेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के पास खुद का पावर है पनिश करने के लिए, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट बाद में आती है, पहले कोर्ट खुद ही आ जाता है। डिफेमेशन, आपके कुछ बोलने से, जैसे पार्लियामेंटेरियंस को आपने कुछ बोल दिया, तो वैसे भी उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। वैसे तो किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपने बोला, जैसे कई लोगों ने भाषण देते वक्त बोला कि जितने भी सांसद हैं ये सभी, मान लो उनके लिए टर्म इस्तेमाल कर लिया चोर शब्द का, तो क्या होगा, उस आदमी को आकर माफी मांगनी पड़ेगी। क्लियर है। कहां पर, पार्लियामेंट में। नहीं मांगेगा तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सो डिफेमेशन किसी का भी हो सकता है, और इंसाइटमेंट तो किसी को भड़काना, आपके एक्सप्रेशन से, आपके आर्ट से, आपकी मूवी से कोई दंगा हो जाता है, कोई ऑफेंस करने के लिए आपने लोगों को भड़का दिया। सो इतने तरह के रेस्ट्रिक्शंस यहां पर दिए गए हैं। क्लियर है। तो हम काउंटिंग में भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेफ्टी के लिए मैं गिनती करवा रहा हूं, है ना। यूपीएससी ने किसी ने एक आध सेंटेंस पकड़ा दिया तो दिक्कत है। हालांकि यूपीएससी ऐसा पूछेगी नहीं कितने रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं। इसके बाद बी पर आते हैं, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। सो कहीं पर भी हम बैठक करें तो उनके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। विदाउट आर्म्स ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। आर्म्स लेकर कभी भी, चाहे आपका आर्म्स लाइसेंस वाला ही क्यों ना हो, आप आर्म्स लेकर कोई भी असेंबली नहीं करेंगे। क्लियर है। यही रीजन है कि जब भी नक्सलाइट्स बात करने का ऑफर देते हैं या उनको ऑफर जाता है तो हम पहले ही बोलते हैं कि आर्म्स छोड़कर आना पड़ेगा। क्लियर है। हथियार छोड़कर आइए, तब आपसे बातचीत होगी, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता है, ठीक है। सो कल को कोई भी बंदा आर्म्स लेकर घूम रहा है तो उसके ऊपर नॉर्मल आर्म्स वाला एक्ट तो लागू होता है, लाइसेंस वाला है, तो भी आपसे पूछा जाता है कि क्यों आपको जरूरत पड़ी। सो आप देख पाते हैं यहां पर सॉवरेनिटी,
पब्लिक ऑर्डर, दो ही चीज दिया गया, ठीक है। सो पब्लिक ऑर्डर मीन्स आपके पास वेपन है तो लोग डर सकते हैं। जैसे गुर्जर मूवमेंट सुना है, गुर्जर आंदोलन रिजर्वेशन के लिए इधर नॉर्थ में चला था, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। तो यहाँ के जितने गुर्जर्स थे उन्होंने मूवमेंट करने के दौरान, हाँ गुर्जर, गुर्जर, ठीक है, JURJAR, गुर्जर। हाँ हाँ, वो स्पेलिंग का थोड़ा इशू है उनके साथ, यस। सो बेसिकली व्हाट दे डिड, उन्होंने अच्छा खासा रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, ओके, हाँ, यस। और काफी दिनों तक बैठे रहे वो लोग। इनफैक्ट उन्होंने, उनके पास लाठी होती है, ठीक है, तो उसी टाइम पर लाठी का इस्तेमाल पुलिस वालों को मारने के लिए किया, उन्होंने अटैक किया पुलिस वालों पर। सो दैट कोर्ट ने क्या कहा, जो आपके हाथ में जो स्टिक है, दैट लाठी वुड बी कंसिडर्ड एज आर्म्स। यदि आपने अगली बार किया तो उनको वार्न किया बेसिकली। सो व्हाट वाज दैट मैटर, दैट मैटर बिलोंग्स टू पब्लिक ऑर्डर। क्लियर है? सो इस तरह के अलग अलग केसेस के बेसिस पर कोर्ट इसको रीड करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये हो गया आपका टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कल भी इस अमेंडमेंट की बात हो रही थी, 97th अमेंडमेंट 2011, राइट। और इसी में आप देखेंगे 19(1)(c) हमने जोड़ा, एंड देन 43(b) में जोड़ा, और पार्ट 9(b) में जोड़ा। 3 जगह पर हमने जोड़ा इसको। क्लियर है? 97th अमेंडमेंट। सो कोऑपरेटिव, कोई भी एसोसिएशन अब तक तो अलाउड था, यूनियन भी आप बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन, NGOs आप बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं, एजुकेशन सोसाइटी आप बना सकते हैं विथ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन किसी भी हालत में ये कंट्री के अगेंस्ट नहीं होगा। लाइक आप देखोगे फिर से हमने सॉवरेंटी, सो आप कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, ना ही ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 3 लिख दिया है, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और आपका पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब आपके इस तरह के किसी भी असेंबली से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कैटेगरी में रखा है। जैसे मेन रोड्स पर या शहर जब बिजी होता है उस वक्त जुलूस निकालना या बारात निकालना हमने बैन कर दिया है। तो वो इसी आर्टिकल को इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है पब्लिक को। तो कुछ शहरों में ब्लॉक कर दिया है। जो भी आपको रिलीजियस जुलूस निकालना है वो कब निकालेंगे आप? मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, ओके। सो बिफोर और आफ्टर ऑफिस टाइम पर नहीं होगा, क्योंकि कई बार एम्बुलेंस में कोई जा रहा है तो फंस गया, या इंपॉर्टेंट किसी को निकलना है वो फंस गए। सो अकॉर्डिंगली उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। यहां तक ठीक है? सो मोरालिटी की बात क्लियर है यहाँ पर। मोरालिटी में भी लाइक कि आप कोई भी इमोरल एक्टिविटीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिक जो लॉजिक है वो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है। हाँ, कोऑपरेट से समझ में आ रहा है, हिंदी में सहकर बोला जाता है। तो हिंदी में जब आप सहकर या सहकारी लिखते हो तो सह मतलब मिलना, कर मतलब हाथ। हिंदी में यदि हम डिवाइड करें, इसको संधि विच्छेद करें तो सहकारी समिति बोलते हैं ना हम। तो सहकारी, सह मिलकर काम करना। तो आप देखोगे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे खेत हैं, हम 5 लोगों के, तो हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर इसको मर्ज कर लेंगे और परसेंट बेसिस पर हम प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया है और हमारी टेरिटरी अंडमान निकोबार तक है। क्लियर है? और इसके अलावा हमारी टेरिटरी और कहां हो सकती है? इंडिया के बाहर कहीं हो सकती है? कहां? हमारे एम्बेसीज, ओके, इन अदर कंट्रीज। नो नो नो, बट उसको टेरिटरी माना जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो नेपाल में हमारी एम्बेसी है और कोई नेपाली व्यक्ति या कोई भी पर्सन
मर्डर करके घुस जाता है इंडियन एम्बेसी में, तो वो जाके नेपाल का पुलिस जाके उसको सीधे नहीं निकाल पाएगा, उसको एम्बेसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, सो दैट टेरिटरी, मतलब उनका ऑफिस वो टेरिटरी कैलकुलेट होता है, ठीक है। यस, ऑब्वियसली हाँ, वो जमीन हमारे हिस्से में नहीं है, बट उसका जो स्टेटस है, जो वर्चुअल उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है, टेरिटरी के, तो भी हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर तो अभी मतलब है कि भारत के ऐसे कुछ हिस्से हैं जहाँ पर आपको जाने से रोका जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, ऑफिस मान लो, साइंटिफिक इंस्टॉलेशंस हो सकते हैं, न्यूक्लियर जहाँ पर पावर प्लांट्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कहीं पर भी आपको रोका जा सकता है। एंड ई वाला क्या है, रिसाइड, सो रिसाइड एंड सेटल होने का परमिशन आपको दिया गया है। बेसिकली हम अगेन इसमें लिमिटेशंस हैं, जैसे हम ट्राइबल एरियाज में लैंड परचेस नहीं कर सकते, उनका इंटरेस्ट हम डिमीन नहीं कर सकते, लाइक अंडमान निकोबार या ट्राइबल एरियाज हैं छत्तीसगढ़ में, अबूझमाड़ है, सो यहाँ पर हमने ब्लॉक किया है आर्टिकल 5 में, 19(5) में। तो यहाँ पर क्लॉज हमारे पास क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो 2 रखा है हमने यहाँ पर, ठीक है, और दोनों के लिए कॉमन है, डी के लिए और ई के लिए कॉमन रखा है। इसके बाद 6 में आप देखोगे, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और इनका रेस्ट्रिक्शन हमने 6 में डाल रखा है। 6 में 2 आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, और 2 रेस्ट्रिक्शंस बेसिकली बोलते हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए, बेसिकली आपका किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, और या फिर आपसे टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ओन करती है, तो गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में ले सकती है कभी भी। जैसे फार्मास्यूटिकल कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो मेडिसिन आप हमारे लिए बनाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 19 का ये हो गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो याद रखिएगा क्लॉज कौन सा वाला किधर मैच करता है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, सो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, तो वायलेशन ऑफ लॉ कहां दिया हुआ है, हाँ, इसका रिलेशन और कहां से दिख रहा है आपको, आर्टिकल 14 से, ठीक है। आर्टिकल 14 क्यों, बिकॉज हाँ, रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, तो रूल ऑफ लॉ का पहला पार्ट क्या है, इक्वालिटी, दूसरा क्या है, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, तो लॉ तभी ब्रीच करोगे जब लॉ होगा, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी को आपने कोई ऑफेंस किया, तो 1 जनवरी को लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। यदि हम 2 जनवरी को लॉ बना रहे हैं तो आपको बैक डेट पे जाके पनिश नहीं कर सकते, है ना, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। बट देर आर सर्टेन लॉज विच आर रेट्रोस्पेक्टिव, जैसे बजट या टैक्स, लॉ बनता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन लॉ तो बनता है इसका, भाई लॉ बनता है ना, वो एक्ट पास हो रहा है तो लॉ है वो, आप बिना लॉ के टैक्स कैसे पे करोगे, ठीक है। सो टैक्स का इंपोजिशन कैसे होता है, बैक डेट पर होता है, और इस तरह के जो पनिशमेंट वाले हैं ये बैक डेट पर नहीं होंगे, क्लियर है। तो ये दोनों के नेचर में फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो कभी एग्जांपल आ जाए कि कोई ऐसा कानून जिसे हम बैक डेट पर लगा सकते हैं, तो वो फाइनेंस रिलेटेड होता है, टैक्स रिलेटेड होता है, आपको बेनिफिट भी वैसे ही मिलता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बेनिफिट, एरियर्स मिलता है ना, 2017 का, 17 से 21, 22 तक का 5 साल का एक साथ पैसा आ गया, तो क्यों आया, क्योंकि वो काम वैसे करता है। लेकिन जो पॉजिटिव है उसमें आपको बेनिफिट है, जो नेगेटिव है उसमें आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, नहीं तो लोग आपको पहले भी निपटा देंगे कानून बना के कि आपने पहले कभी किया था, तो ये नेगेटिव है, इसीलिए आपको बचाया गया इसमें। ओके, नाउ subjected to penalty greater than what which might have been inflicted under the law in force at that time of the commission of the offense. So ये हो गया आपका, और basically इसके बाद no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. तो इसे ही हम डबल जियोपार्डी कहते हैं, ठीक है। तो आपको 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर बहुत फेमस मूवी बनी अंधा कानून, है ना, कभी शायद देखे नहीं होंगे अंधा कानून। और आज ही के पेपर में मैं पढ़ रहा था, आज या कल ऑनलाइन ही पढ़ा है मैंने, ध्यान आ रहा है मुझे,
एक बंदा है जिसने जिसको पति पत्नी के मर्डर के लिए सजा हो चुकी है, लेकिन वो पत्नी उसकी जिंदा है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा, मान लो दोबारा जाके उसको मार देता है, ठीक है, अब वो जेल नहीं जाएगा फिर। तो सेम, हाँ सेम चीज इसी एग्जाम्पल में, तो उसमें अंधा कानून में यही होता है, जो हीरो का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन का, वो मर्डर कर चुका होता है विलन का, तो उनको पनिशमेंट होती है, दम छूटने के बाद वो कोर्ट में ही उस बंदे को हैंग कर देता है, क्योंकि उसको तो हम मार चुके हैं पहले भी, अब सजा आप नहीं दे सकते क्योंकि तो पहले भी मरा हुआ था, तो मैंने किसी को मारा नहीं। सो टेक्निकली दिस इज राइट थिंग, सही है, क्योंकि भाई ऐसे ही देखा जाएगा उसको, 2 बार तो पनिशमेंट मिलना नहीं। देन कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो खुद को खुद के अगेंस्ट, तो इसीलिए आप देखोगे कई बार जो ब्रेन मैपिंग है या लाई डिटेक्टर टेस्ट है ना, और इन सब चीजों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। बहुत सेलेक्टेड केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है, क्योंकि इसमें खुद आप कंप्लीटली आप अपने कॉन्शियस ब्रेन में नहीं है ऐसा माना जाता है, कोर्ट करती है। हाँ, प्रोसेस, यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, वो प्रोसेस है वो, हाँ यस यस यस, मीन्स की तरह उसी के बेस पर नहीं बोला जाएगा देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस वक्त तो वो होशोहवास में नहीं, उससे निकलवाने के लिए कि कब किया था कैसे किया था वो पता लगाने के लिए वो टेस्ट किया जाता है। यस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो इसमें भी लेकिन परमिशन चाहिए, इसको भी करने के लिए परमिशन चाहिए, सबको अलाउड नहीं है फ्रीली, नहीं तो क्या होता था पहले किसी को भी टॉर्चर करके कुछ भी करवा रहे हैं, है ना, सो वो अभी रोक दिया गया बेसिकली। सो ये 3 आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 आर्टिकल 20 का, और ये कनेक्ट होता है रूल ऑफ लॉ से, आर्टिकल 14 से भी इसका रिलेशन है, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, भूल गए? एवी डाइसी, ठीक है, एवी डाइसी नाम याद रखिएगा, नाम को लेकर क्वेश्चन नहीं आया है बट दे में आस्क। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल थोड़ा सा ब्रॉड है तो 2 ही लाइन में, लेकिन सबसे बड़ा यही आर्टिकल है पूरे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 14 और 21। सो यहां पर 2 चीजें लिखी गई हैं, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, 2 शब्द है, ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब एक नहीं है। लाइफ इज इक्वल टू पर्सनल लिबर्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। सो एंड क्या बोला, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमारे देश में तो है ही है, क्योंकि आर्टिकल 14 भी क्या बोल रहा है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, आई मीन आर्टिकल 14 इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, नॉट द होल, यस, लॉ की बात कर रहा है। रूल ऑफ लॉ में सेफ्टी किसकी है, सिटीजन। रूल ऑफ लॉ इज मेंट फॉर व्हाट, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट। और वैसे भी फंडामेंटल राइट का फीचर क्या है कि इसके ज्यादातर आर्टिकल्स आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं, किससे, स्टेट से। सो मोस्टली आई मीन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर अगेंस्ट द स्टेट्स, राइट, तो यहां से वो कनेक्शन मिलता है आपको। लेकिन जब एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोला है, इसका मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं अलाउड है। अब प्रोसीजर की जब बात आती है तो ये प्रोसीजर डिफाइन कौन करेगा, विल डिफाइन द प्रोसीजर, लॉ, yes, constitution or law, or you can say legislature, okay, because they are supposed to make the laws। तो लॉ में ही आप प्रोसीजर लिख सकते हो, जैसे इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसमें क्या लिखा है कि when a woman is found guilty of any act so she'll be arrested, but अरेस्ट करने के तरीके उसमें मेंशन किए गए हैं, ओके, जैसे सनसेट के बाद आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते,
देयर शुड बी वुमेन कांस्टेबल टू अरेस्ट हर। उसको कोई मेल पर्सन उसको हाथ नहीं लगा सकता, पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो उसके घर के अंदर नहीं घुस सकते जब तक आपके साथ फीमेल कांस्टेबल नहीं है, एंड ब्ला ब्ला। सो देयर इज अ प्रोसीजर रिटन इन द लॉ। अब इसके बेसिस पर हमने ये डिफाइन किया कि हमारे देश में जुडिशरी का रोल कैसा है। क्लियर है? इसके बेसिस पर हमने डिफाइन किया। अमेरिका में जुडिशरी का रोल कैसा है? अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू इज रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, बट वी डोंट हैव रिटन जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो भी किसके लिए है? आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के लिए। जैसे आपको अरेस्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, सो अकॉर्डिंगली यू विल बी पनिश्ड, क्योंकि ये मैटर आपके जान से जुड़ा हुआ मैटर है, आर्टिकल 21, इसीलिए हमने उसको ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ जोड़ के देखा है, राइट। और इसी बेसिस पर आप देखोगे कि यहां पर भी जुडिशियल रिव्यू का बेस मिल सकता है। तो हमारे देश में हम पहले क्या करते हैं, जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेचर है, तो जो लॉ इन्होंने बनाया उसका इंप्लीमेंटेशन ये लोग करते हैं, राइट। तो हमारे देश में जुडिशरी सबसे पहले क्या चेक करती है? प्रोसेस चेक करती है या लॉ चेक करती है? हमारे देश में लॉ देन प्रोसेस चेक करती है, और अमेरिका में पहले प्रोसेस चेक करते हैं वो लोग, फिर लॉ चेक करते हैं। तो जस्ट अपोजिट है, राइट। तो हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू का बेस दो रीजन से मिलता है। एक तो जुडिशियल रिव्यू ये है कि वो कानून अपने आप में कुछ गलत बना है, ठीक है, या फिर उसका इंप्लीमेंटेशन गलत हुआ होगा। तो दोनों एंगल से रिव्यू हो सकता है, बट ज्यादातर जुडिशियल रिव्यू आप किसको मान लेते हैं कि कानून जो बना है उसको रिव्यू करना। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दैट हैज बीन डन बाय द जुडिशरी, रिव्यू किया और रिपील कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा आप पढ़ते हो जुडिशियल एक्टिविज्म। सो एक्टिविज्म इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट लॉ में भी नहीं लिखा एक्टिविज्म, बट ये क्या है? देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बाउंड्री विच इज हिडन बट इट इज डिफाइंड, ओके। देयर इज अ राइट रॉन्ग की एक बाउंड्री है, ओके, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों की मदद से हमने डिफाइन किया है। तो राइट रॉन्ग करके हमारा सब कुछ डिफाइंड है। अब ये जो राइट रॉन्ग है, कई बार जुडिशरी को कोई चीज यहां पर राइट और रॉन्ग लग सकती है, आई मीन बियॉन्ड दिस बाउंड्री, क्लियर है। तो वो क्या करते हैं, इस बाउंड्री को क्रॉस करके वो जाकर बोलते हैं कि ये राइट है, और वो जाकर बोलते हैं दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सुओ मोटो भी हो सकता है, या ऑन द बेसिस ऑफ पीआईएल भी हो सकता है। वही पीआईएल आया तो आपको वहां तक बढ़ना पड़ेगा। सो दिस बाउंड्री इज देयर एज पर द लॉ। तो लॉ के बाहर भी जाकर जब वो बोलते हैं ये गलत हो रहा है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, क्लियर है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आता है। तो एक्टिव होकर गलत सही बताना, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की हर चीज डिफाइन नहीं की जा सकती, देयर इज अ लिमिट, ओके, बिकॉज हमारी सारी चीजें स्टेबल नहीं है। हमारी सारी चीजें स्टेबल होती तो बहुत आसान था चीजों को पकड़ना। सो हमारी सारी एक्टिविटीज स्टेबल नहीं है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। उस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उस अनस्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी को फ्री हैंड दिया है, बिकॉज नहीं देंगे सो हु विल डिसाइड दैट? कोई भी नहीं। और इमीडिएट आपको कहीं से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक नीट का एग्जाम हो रहा है, उस वक्त बच्चों के कपड़े उतरवा दिए गए चेक करने के लिए कि उनके बॉडी में कहीं ब्लूटूथ तो नहीं है। सो दिस इज अगेन अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, स्पेशली वुमेन डिग्निटी, ठीक है। अब इस मैटर पर कोई लॉ नहीं है कि हम कहां तक चेक करेंगे। हमें क्या देखना है? कोई डिवाइस तो नहीं ला रहे हैं, वो देखना है। अब डिवाइस के नाम पर आप उनको परेशान करेंगे, आप उनके जो डिग्निटी है उसके अगेंस्ट कोई प्ले करेंगे, तब क्या होगा? वो मैटर इमीडिएटली कोर्ट सुनेगी। इसीलिए कोर्ट को ऐसा राइट दिया नहीं गया है
बट ये धीरे 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 प्रोसीजर में आते आते उन्होंने ले लिया है ये वाला अधिकार, राइट और रॉन्ग को बाउंड्री के बाहर जाकर बताना। कई बार क्या होता है कि ये जो राइट एंड रॉन्ग बोलना है, ये बोलते बोलते ये लोग क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं उनकी बाउंड्री में जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, जुडिशियल ओवररीच। ओके, सो एक्टिविज्म इज ओके, लेकिन जुडिशियल ओवररीच इज ऑब्जेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव एज वेल लेजिस्लेचर। अगेन बोथ द टर्म्स आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ओवररीच क्यों हुआ, बिकॉज आपने इनके एरिया पर इंटरफेयर कर दिया, यहां इंटरफेयर कर दिया, और आप क्या बोलने लगे, इस काम को ऐसा करो और करके हमें रिपोर्ट करो। कुछ काम में तो ठीक है, वो लोग भी हाँ हाँ बोल देते हैं, ठीक है जुडिशरी का ऑर्डर है, डरते हैं वो लोग भी, लेकिन समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द जुडिशरी, बिकॉज प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव। सो प्रैक्टिकली जब चैलेंज आएगा तो जुडिशरी तो होगी नहीं सॉल्व करने के लिए, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव कई बार बोल सकता है, जैसे एग्जांपल है दिल्ली में जुडिशरी ने ऑर्डर किया था कि आप 24 घंटे के अंदर सीएनजी में कन्वर्ट कर दीजिए जितने भी व्हीकल्स हैं। जब आया था पहली बार तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ऐसे जगह पर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जुडिशियल ओवररीच इज नॉट डिफाइंड बट इट इज कंसीडर्ड। जब इनको ऐसा लगता है तब ये लोग बोल देते हैं कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अक्सर आप सुनेंगे जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो जुडिशरी से बहस करते वक्त ऐसा बोलते हैं कि आप अननेसेसरी जुडिशरी को इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। क्लियर है, वो किसी पर्सन को नहीं बोलते, इंस्टीट्यूशन को ऐसा बोला जाता है। ठीक है यहां तक। सो वी वर टॉकिंग अबाउट overreach, can't say, no, can't say overreach, that is judicial review। ऐसा इसलिए because see what is important, judicial independence is the primary thing। ठीक है, सेकेंड, अब आपने बना दिया एनजेएसी। अब एनजेएसी या कोई भी लॉ आप पास ऐसा करें जिससे इनके इंडिपेंडेंसी पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है, तो लॉ आप बनाए जरूर, लेकिन ये ध्यान रखें कि इनकी फ्रीडम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट इज वाई, बिकॉज ये क्लॉज नहीं होता, सिर्फ ये होता तो प्राइमरी क्या है, ये है ना। फिर आपने कानून बनाया, इसीलिए इसको हमने छोटा बना दिया और रिपील कर दिया। क्लियर है, ये वाला मैटर नहीं होता और फिर ये लोग कानून बनाते। जैसे उनकी सैलरी का मैटर है, सपोज सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सैलरी का मैटर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। इसमें भी जुडिशियल इंडिपेंडेंसी का मैटर है। सैलरी में सैलरी ये रिड्यूस नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट है। अब इसके लिए जुडिशरी नहीं बोलेगी कि आपने गलत लॉ बना दिया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, इसलिए इसको उन्होंने रिव्यू कर दिया और रिव्यू करके वो किसी भी एक्ट को रिपील करार दे सकते हैं, दो इट वाज कनेक्टेड विद जुडिशरी इटसेल्फ। इवन दो कोई और भी कानून होता तो भी रिपील किया, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप देखोगे जो आपका आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट वाज अगेंस्ट दी 66A, रिपील हुआ वो क्यों, because it was against the constitution। so here also that NJC was considered as against the constitution। तो इसको हम जुडिशियल ओवररीच नहीं बोलेंगे, ये बल्कि किसका हिस्सा होगा, जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा होगा।